और टीच की ओर दौड़ा। जैसा कि पहले ईशान के साथ तय हुआ था, वह स्वयं टीच से निपटेगा। ईशान ने भी कार्रवाई की और अपना हमला वान ऑगुर की ओर मोड़ दिया, जिसने अभी अभी छिपकर हमला किया था। हालांकि वान ऑगुर भी एक फुर्तीला व्यक्ति था, और जब उसने अभी गोली चलाई तो उसने देखा कि ईशान उसकी ओर दौड़ रहा है, इसलिए वह जल्दी से पीछे हट गया। वान ऑगुर चकमा देना चाहता था, लेकिन ईशान ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया, उसकी तलवार सेनबोनजाकुरा को पकड़ लिया, उसके सामने दौड़ा और अपनी पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि ईशान के हमले का सामना करते समय वान ऑगुर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। निश्चित रूप से जब ईशान उसे मारने वाला था तो एक पतली लंबी तलवार अचानक उसके बगल में प्रकट हुई, जिसने सीधे इयान के वार को रोक दिया और वान ऑगुर की रक्षा की। ईशान ने देखा तो पता चला कि लाफिटे ने ही हमला किया था। उसके हाथ में एक पश्चिमी तलवार थी जो उसकी सभ्य छड़ी में छिपी हुई थी। लेकिन इयान का वार इतनी आसानी से नहीं रुका। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, और जब लाफित्ते की पतली तलवार ने उसका वार रोका तो ईशान ने उसे लगभग काट ही डाला। यहाँ तक कि वैन ऑगुर को भी विनाशकारी हमले से बचने के लिए जल्दी से चकमा देना पड़ा और दूर लुढ़कना पड़ा, तथा बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाया। लाफित्ते का हाथ झटके से सुन्न हो गया था और तलवार पर उसकी पकड़ लगभग छूट गई थी। एक ही वार के बाद उसे एहसास हुआ कि ईशान वाकई कितना मुश्किल दुश्मन है। रास्ते से हट जाओ, ईशान चिल्लाया और अपनी तलवार को एक तरफ घुमाते हुए उसने लाफित्ते पर वार किया। लाफिट ने मूल रूप से अपनी तलवार से अवरोध जारी रखने का इरादा किया था, लेकिन इयान की तलवार की नोक को देखने पर उसे अचानक एहसास हुआ कि यह एक बुरा विचार था और वह जल्दी से नीचे झुक गया। इयान की तलवार लाफिट की टोपी के ऊपरी हिस्से से टकराई, जिससे उसका आधा हिस्सा कट गया, और फिर इयान की तलवार से तलवार की ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली। स्विश! लाफिट के पीछे एक ऊंची इमारत उसके फ्लाइंग स्लैश से आधी कट गई। इमारत ढह गई और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लाफित्ते ने तबाही का मंजर देखा और उसके पसीने छूट गए। अगर वह एक पल भी और रुकता तो उसकी गर्दन दो टुकड़ों में कट सकती थी। ईशान अपनी गति का इस्तेमाल करके ब्लैकबियर्ड के एक क्रू मेंबर लाफिट को मारना चाहता था, लेकिन वैन ऑगर ने उसकी दिशा में कई अजीबोगरीब घुमावदार गोलियां दाग दीं। अपनी एनफील्ड तकनीक का इस्तेमाल करके इन गोलियों को भांपते हुए ईशान को एहसास हुआ कि अगर उसने उन्हें रोका नहीं तो वह घायल हो जाएगा। उसके पास अपनी तलवार घुमाकर अपनी ओर निशाना साधी गई हर गोली को काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर लाफिट आखिरकार इयान के हमले की रेंज से बच निकला। ईशान को एहसास हुआ कि वह अपने तात्कालिक लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। दुर्भाग्य से उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ईशान कोई साधारण तलवारबाज नहीं था। आखिरकार उसके हमले की असली रेंज उसके ब्लेड की लंबाई से कहीं ज्यादा थी। लाफित्ते को भागते देख ईशान ने जरा भी देर नहीं की। उसने गोलियों को रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ से तलवार घुमाई और अपने खाली बाएं हाथ से अचानक एक काले हुक से उस दिशा में वार किया जिस दिशा में लाफित्ते पीछे हट रहा था। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80243862। नीली बैंगनी लपटें जमीन पर रेंगती हुई तेज रफ्तार से सीधे लाफिट की ओर बढ़ रही थीं। लाफिट को जल्दी ही एहसास हो गया कि वह लपटों से बच नहीं पाएगा, इसलिए उसने खुद को नहीं रोका। अचानक उसकी भुजाएं पंखों के एक जोड़े में बदल गईं और एक शक्तिशाली फड़फड़ाहट के साथ वह हवा में उड़ गया और डार्कहुक लपटों 108 शिकी यामी बाराई से बाल बाल बच गया, जो उसके पैरों के तलवों से टकराईं।
डेविल फ्रूट इस्तेमाल करने वाला। ईशान ने लाफिट को कुछ हैरानी से देखा। लाफिट ने अपनी भुजाओं को जिन पंखों में परिवर्तित किया था वे सफेद पक्षी के पंखों जैसे थे, लेकिन ईशान यह समझ नहीं पाया कि वह किस प्रकार के डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता का सामना कर रहा था। ईशान ने शुरू में सोचा था कि लाफिटे एक जोआन प्रकार का पक्षी उपयोग करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि ईशान को पंखों के अलावा लाफिटे में कोई भी जानवर जैसी विशेषता नहीं दिखी। पशु प्रकार के शैतान फल उपयोगकर्ताओं के पास आम तौर पर 3 रूप होते हैं, एक मानव रूप, एक पशु रूप और अंत में एक मानवपशु संकर रूप, और वे पशु रूप के जितना करीब होते हैं उतना ही अधिक वे अपने शैतान फल की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि लाफिट ने पहले ही अपनी भुजाओं को पंखों में बदल लिया था, जो कि संकर रूप में होना चाहिए, लेकिन ईशान यह निर्धारित नहीं कर सका कि लाफिट किस जानवर जैसा दिखना चाहिए। क्या जोआन फल का उपयोगकर्ता इतना विशिष्ट आंशिक परिवर्तन कर सकता है? ईशान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि ईशान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लाफिट किस तरह का डेविल फ्रूट इस्तेमाल करता है। लाफिट को हवा में उड़ते देख उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे नीचे दबा दिया। झप! लाफिट के पैरों तले जमीन से एक नीला वज्रपात हुआ और अविश्वसनीय गति से उसकी ओर चमका। हालांकि यह बिजली जमीन से आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो आसमान से उतरी हो। लाफिटे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और नीली लपटों से ढकी बिजली की चपेट में आकर वह जमीन पर गिर पड़ा। ईशान ने जरा भी पीछे नहीं हटते हुए लाफिटे को एक जबरदस्त झटका दिया। हालांकि यह हमला जानलेवा नहीं था, लेकिन लाफिटे को स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। हालांकि जैसे ही ईशान अपना ध्यान स्तब्धवान ऑगुर की ओर मोड़ने वाला था, अचानक एक विशाल छाया उसके ऊपर मंडराने लगी। ऊपर देखने पर ईशान ने पाया कि यह एक बहुत बड़ा पत्थर था जो उसकी ओर तेजी से आ रहा था। वो बरगेस था। उसने पास की एक इमारत पर मुक्का मारा, उसे तोड़ दिया और फिर मलबे का सबसे बड़ा टुकड़ा ईशान की तरफ फेंका। हम्फ! बेवकूफ! ईशान ने ठंडे स्वर में उपहास किया। इस तरह का हमला प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन बेकार था। उसने हल्के से हवा में छलांग लगाने की योजना बनाई ताकि इमारत के उस टुकड़े से आसानी से बच सके। हालांकि ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के स्नाइपर के रूप में वैन ऑगर हमले के मौकों को भुनाने में माहिर था। ईशान को कूदने की तैयारी करते देख उसने तुरंत ताबड़तोड़ कई गोलियां दाग दीं। ईशान का शुरुआत में ही वैन ऑगर को खत्म करना कोई नासमझी नहीं थी। उसके जैसे लंबी दूरी के निशानेबाज का आसपास होना वाकई बहुत परेशान करने वाला था, क्योंकि वह लड़ाई के दौरान लगातार ईशान को परेशान करता रहता था। अगर वह कूदता तो उसे जरूर गोलियों का सामना करना पड़ता, लेकिन अगर वह नहीं कूदता तो बरगेस द्वारा फेंके गए पत्थरों से उसकी पिटाई हो जाती। ब्लैकबियर्ड पायरेट्स के सदस्यों की टीमवर्क काफी प्रभावशाली थी। ईशान उनके तालमेल से थोड़ा परेशान हो रहा था, इसलिए उसने चकमा देना बंद कर दिया। बरगेस द्वारा फेंके गए विशाल पत्थर का सामना करते हुए ईशान ने सीधे ब्लैक ड्रैगन वेव से उसे उड़ा दिया। जिस क्षण ड्रैगन तरंग चट्टान से टकराई, उसने उसे पिघला दिया, उसे मैग्मा में बदल दिया और नीचे टपकने लगा। उग्र राक्षसी ज्वाला ड्रैगन अपने दांत और पंजे खोले हुए दहाड़ता हुआ आकाश में उड़ गया और वापस शहर के बाहर उतर गया। हवा में चिलचिलाती गर्मी महसूस करते हुए वैन ऑगर और बरगेस पसीने से तरबतर हो रहे थे। यह उनका ईशान के खिलाफ पहली बार मुकाबला था और सिर्फ आधे मिनट की लड़ाई में ही वे ईशान के सामने पूरी तरह से पराजित हो गए। 3 बनाम 1 न केवल उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लाफिट को ईशान ने एक पल में ही बाहर कर दिया। इस बीच आरव और टीच के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी।
लड़ाई की शुरुआत में आरव ने सीधे टीच के चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे उसकी ज्वाला फल शक्ति प्रज्वलित हो गई और वह पूरी तरह से जल गया। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जलने के बाद टीच दर्द से तड़प रहा था। कई बार जमीन पर लौटता रहा, आखिरकार अपने शरीर की आग बुझा पाया। जब वह उठा तो आरव ने एक साथ टीच की ओर 2 हिगन फायर गन चला दी। इस क्षण तक टीच को यह एहसास नहीं हुआ था कि वे अभी अभी जहाज की तबाही से बचकर आए थे और थके हुए और भूखे थे, इसलिए उनके शरीर कमजोर अवस्था में थे और उनकी प्रतिक्रिया में देरी हो रही थी। दर्द से चीखते हुए टीच ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और अपनी डार्क फ्रूट शक्ति को सक्रिय कर दिया। वह जानता था कि अगर वह इस स्थिति को नहीं संभाल पाया तो पूरा ब्लैकबियर्ड पायरेट दल खतरे में पड़ जाएगा। टीच के पीछे हवा में घूमती घुमाती शून्य परछाइयां दिखाई देने लगीं। जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसकी 5 उंगलियां एक भंवरनुमा परछाई में जकड़ गईं। कुरोजू डार्क वाटर। टीच ने अपनी हथेली आरव की ओर उठाई, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, और अपनी शैतान फल क्षमता को सक्रिय कर दिया। आरव को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया है और वह टीच के हाथ की ओर ऐसे खींचा जा रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। अरे यार, ये क्या हो रहा है? इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, टीच ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। टीच, जो लंबा और बड़ा शरीर वाला था, ने आरव को छोटे मुर्गे की तरह पकड़ लिया और फिर उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। धमाक! आरव हवा से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर तेज दर्द हुआ और वह मुंह से खून उगलने से खुद को नहीं रोक सका। एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या हो रहा है? मेरा शरीर आग से बना है, वो मुझे कैसे पकड़ सकता है? जब ऐस को होश आया तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही ख्याल आया। वह अचंभित था और उसे डार्क फ्रूट की ताकत समझ नहीं आ रही थी। इस शैतान फल की शक्ति अनोखी थी क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पैदा कर सकता था जो न केवल लोगों या वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता था, बल्कि विरोधियों को भी सीधे अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। बिल्कुल समुद्री पत्थर जैसा, लेकिन बिल्कुल अलग। एक बार इस गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़े जाने पर लोगिया फल उपयोगकर्ता भी अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा, यहाँ तक कि अपने शरीर को अपने मौलिक रूप में भी नहीं बदल सकता है। आरव लापरवाह था। उसे लग रहा था कि फ्लेम फ्रूट की क्षमता उसे अपने मूल रूप में आने के बाद शारीरिक हमलों से अजेय बना देगी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि डार्क फ्रूट का उस पर इतना गहरा निरोधक प्रभाव होगा, जिससे उसे जोरदार चोट लग जाएगी। टीच के शारीरिक कौशल भी काफी जबरदस्त थे। ऐस के चेहरे पर लगे इस मुक्के से उसकी गर्दन लगभग टूट गई। आरव का पता हुआ उठा और उसने अपना एक दांत थूक दिया जिसमें से बहुत सारा खून निकला था। हा, क्या तुमने वो देखा, कैप्टन आरव? टीच हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, ये है मेरे डार्क फ्रूट की ताकत। तुम मुझे हरा नहीं सकते। हालांकि जैसे ही वह इतनी घमंड से हंस रहा था, अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, सच में? क्या ऐसा है? टीच को आश्चर्य हुआ और अगले ही पल उसकी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि कार्रवाई करने वाला व्यक्ति ईशान ही था। बर्गेस और वैन ऑगर को भागने पर मजबूर करने के लिए अपनी ब्लैक ड्रैगन वेव का इस्तेमाल करते हुए उसने ऐस की तरफ की स्थिति पर भी ध्यान दिया। जब उसने देखा कि आरव को नुकसान हो रहा है तो वह तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। टीच ने ईशान पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह आरव से लड़ने में इतना व्यस्त था कि उसे पीछे से आ रहे ईशान का पता ही नहीं चला।
अगले ही पल ईशान ने एक जबरदस्त वार किया, जिससे टीच का शरीर चीरता हुआ एक गहरा घाव बन गया, जिससे उसकी हड्डियां लगभग दिखाई देने लगीं। हालांकि डार्क फ्रूट शक्तिशाली था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी स्पष्ट थे। इसकी कमी यह थी कि इसे खाने वाले को होने वाला नुकसान दोगुना हो जाता था। ईशान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था और उसने पीछे हटने से परहेज नहीं किया। टीच दर्द से चीखी और ईशान की ओर मुड़ी। ईशान! टीच ने ईशान को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियां खोलीं। वह डार्क वाटर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिराना चाहता था, जैसा उसने आरव के साथ किया था। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी हुई कि उसकी डार्क वाटर क्षमता अचानक बेअसर हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तकनीक, जो पहले हमेशा काम करती थी, अब क्यों नाकाम हो गई। ईशान टीच की क्षमता से फंसने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने इस क्षमता का उपयोग करने की कोशिश की तो ईशान को पता चला कि वह पकड़ा नहीं गया था। क्या हो रहा है? ईशान हैरान था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि शायद इसका कारण यह है कि वह असली डेविल फ्रूट उपयोग करता नहीं है। तो ईशान ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना बायां हाथ जोर से पीछे खींचा और एक चमकदार बिजली की रोशनी छोड़ी। एक तेज आवाज के साथ उसने टीच पर बिजली का भाला चलाया। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80354691। इतनी नजदीक से टीच समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका और इयान के थंडर स्पीयर से मारा गया। बिजली का सीधा प्रहार एक तेज भाले की तरह था, जो तुरंत टीच की हंसली के आसपास की मांसपेशियों को छेदता हुआ एक जला हुआ काला छेद छोड़ता हुआ, तथा साथ ही उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली करंट प्रवाहित करता हुआ दिखाई दिया। टीच ने एक भयानक चीख निकाली, जिसने मानो दुनिया की नींद हिला दी हो। काश दर्द को ऐसे ही चीखा जा सकता, तो इस दुनिया में कोई भी गंभीर चोटों से नहीं मरता। जमीन पर गिरे टीच के मुंह से झाग निकल रहा था और उसका शरीर बेकाबू होकर ऐंठ रहा था। उसके शरीर में दौड़ रहे जबरदस्त विद्युत प्रवाह के बावजूद वह किसी तरह खुद को संभाले रहा और होश में रहा। हालांकि उसके शरीर की प्रतिक्रियाएं अपरिहार्य थीं। इस पल बिजली के झटके से टीच के दिमाग में मानो शॉर्ट सर्किट हो गया हो। उसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था, बस एक ही बात उसके दिमाग में गूंज रही थी, क्यों? मैं इस लड़के को क्यों नहीं खींच पाया? ईशान! टीच न सिर्फ उलझन में था, बल्कि ईशान भी स्तब्ध था। उसने सहज ही थंडर स्पीयर से वार किया और टीच को गिरा दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी डार्क फ्रूट क्षमता का उस पर कोई असर नहीं होगा। अब पूरी दुनिया जानती थी कि 7 सरदारों में से एक काले ड्रैगन ईशान के पास एक भयानक पैरामीशिया डेविल फ्रूट शक्ति थी। टीच भी यही सोचता था। हालांकि अगर उसे सच्चाई पता होती तो शायद उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अफवाहें घातक हो सकती हैं। टीच अभी भी सोच रहा था कि समस्या कहाँ है। वह लोगिया फल खाने वाले आरव को तो पकड़ लेता है, लेकिन ईशान को नहीं। उनकी पहले की अचूक क्षमता की अचानक विफलता उनके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका थी, और इस पल ने यादों को वापस ला दिया जब ईशान ने मोबी डिक पर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी, जबकि वह अभी भी व्हाइटबर्ड्स दल का हिस्सा थे। टीच अब कुछ हद तक पागल हो गए। उसने अपने शरीर की ऐंठती मांसपेशियों को बड़ी मुश्किल से काबू में किया, कांपते हुए खड़ा हुआ और फिर ईशान पर चिल्लाया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें अपना बुरा सपना नहीं बनने दे सकता। मैं वो इंसान हूँ जो दुनिया जीत लेगा, और मैं तुम्हारे जैसे किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। यद्यपि उसने ये शब्द कहे थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि टीच इस समय सचमुच ईशान से डर रहा था। जब से उसकी मुलाकात ईशान से हुई थी,
टीच की जिंदगी एक जीता जागता दुःस्वप्न बन गई थी। पहले तो ईशान ने बड़ी आसानी से उसके दिल में छुरा घोंपा, और अब उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी शैतानी फल शक्ति भी ईशान के सामने बेकार हो गई। ऐसा लग रहा था कि टीच ईशान के लिए बस एक खिलौना है, और अगर वह इसी राह पर चलता रहा तो ईशान उसका सबसे बुरा सपना बन जाएगा। टीच जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए यह उसके मनोबल पर एक करारा प्रहार था। वह ऐसा होने नहीं दे सकता था। टीच ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था। ईशान पर चिल्लाने के बाद उसने अपनी जेब से एक परखंडली निकाली और उसमें भरा तरल गटक लिया। फिर वह किनारे छिपे डॉक्टर क्यू पर चिल्लाया, डॉक्टर क्यू, हमला करो। डॉक्टर क्यू, जिसे मृत्यु देवता भी कहा जाता है, ब्लैकबियर्ड के समुद्री डाकू दल का सदस्य था। हालांकि वह हमेशा मौत के कगार पर ही दिखाई देता था, चलते समय कांपता था और बीच बीच में खून की खांसी करता था, जिससे लोग सोचते थे कि क्या वह कभी मर भी जाएगा। ऐसी शक्ल सूरत को देखते हुए उसे एक सक्षम योद्धा मानना मुश्किल था। उसका आधिकारिक पद जहाज का डॉक्टर था, इसलिए जब दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हुई तो वह यान की टीम के साथ मौजूद ऋतु की तरह कुछ देर के लिए किनारे पर खड़ा रहा और लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि टीच का आदेश सुनकर उसने कुछ बार खांसा और अपनी टोकरी से एक सेब निकालकर ईशान और टीच की तरफ उछाल दिया। ईशान दंग रह गया। वह सेब फेंककर क्या कर रहा था? हालांकि सेब जमीन पर गिरने से पहले ही अचानक फट गया। फटते हुए सेब से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक तेज हरे कोहरे का गुबार छा गया। ईशान ने बस सांस ली थी, लेकिन उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। हरे रंग की धुंध में तीखी कड़वी बादाम जैसी गंध थी, और जो कोई भी इसे सूंघता उसे पता चल जाता कि यह अत्यधिक जहरीली है। हालांकि ईशान को अपनी सांस रोकने का मौका नहीं मिला। उसने पहले ही जहर अंदर ले लिया था और उसके दिमाग में तुरंत तेज चक्कर आने लगा। ईशान को एहसास हुआ कि यह अच्छा नहीं था और उसने जल्दी से अपने शरीर को ढकने के लिए अपनी ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड का इस्तेमाल किया और अपने शरीर से जहर को बाहर निकालने की कोशिश की। ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड की रिफ्यूजल पावर ने ईशान को जहर के और असर से बचा लिया, लेकिन आरव, जो उसके पास खड़ा था, इतना भाग्यशाली नहीं था। उसने भी गलती से जहरीली गैस और अंदर ले ली, जिससे उसके पैर कमजोर हो गए और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। टीच की परवाह किए बिना ईशान दौड़ा और आरव को जहरीले बादल से बाहर खींचने का प्रयास किया। डॉक्टर क्यू द्वारा फेंका गया जहरीला सेब टीच को बचाने के लिए था। जबकि ईशान और आरव गैस से बंधे हुए थे, टीच ने पहले ही मारक औषधि ले ली थी और फिर अपनी डेविल फ्रूट क्षमता को सक्रिय कर लिया था। ब्लैक होल। टीच की इस क्षमता से उसके पैरों से अंधेरे की एक घनी धुंध तेजी से फैल गई और आसपास के इलाके को ढक लिया। इस धुंध ने आसपास की इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे धीरे धीरे अंधेरे में डूब गईं। टीच की डेविल फ्रूट क्षमता अभी विकास और अन्वेषण के चरण में थी। वह अभी तक इसके इस्तेमाल में निपुण नहीं था, इसलिए उसने कुछ समय खरीदने के लिए डॉक्टर क्यू के साथ सहयोग किया। ब्लैक होल सिर्फ इमारतों जैसी अकार्बनिक वस्तुओं को ही अपने अंदर समाहित नहीं कर रहा था। जैसे ही ईशान और ऐस के पैरों के नीचे काली परछाइयां फैलीं, एक तेज चूषण बल ने उन्हें नीचे की ओर खींच लिया। ईशान को ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल में धंस रहा हो, उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर नीचे गिर रहा हो। उसे एहसास हो रहा था कि वो एक नाजुक स्थिति में फंस गया है। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई सहारा न होने के कारण वो भयानक काली परछाइयां एक बड़े काले मुंह की तरह उसे लगातार नीचे खींच रही थीं। सिर्फ ईशान और आरव ही नहीं, बल्कि ऋतु और महेश भी प्रभावित हुए।
टीच के ब्लैक होल का दायरा बहुत बड़ा था और सभी 6 लोग उसकी क्षमता में फंस गए और नीचे की ओर खींच गए। हमें उड़ना होगा। हमें इससे बाहर निकलना होगा, ईशान ने सोचा। और जैसे ही वह अपनी ब्लैक ड्रैगन वेव का उपयोग करने के लिए तैयार हुआ, उसकी दाहिनी कलाई से काली लपटें उठने लगीं। जैसे ही बर्गेस ने इयान के सिर की ओर विशाल चट्टान फेंकी, इयान ब्लैक ड्रैगन वेव को निगलकर अपने ज्वाला पंखों से उड़ान भरने ही वाला था। अचानक ऊपर से एक और साया प्रकट हुआ और बर्गेस ने मौके का फायदा उठाकर एक और पत्थर फेंका, जिससे दोनों अंधेरे में धंस गए। यह एक बहुत ही चालाक चाल थी, इसे महज एक संयोग नहीं कहा जा सकता। टीच ने अपने साथियों के साथ ईशान से निपटने के तरीके पर पहले ही चर्चा कर ली थी, इससे पहले कि वे उसकी फल शक्ति चुराने की योजना बनाते। टीच एक षड्यंत्रकारी था, जैसा कि डार्क फ्रूट की उसकी पिछली लूट से पता चलता है। ईशान से निपटना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उसे पहले से योजना बनाकर अपने साथियों के साथ इस चाल का अभ्यास करना पड़ा। और अब उसने इसे बखूबी अंजाम दिया था। इससे पहले कि ईशान अपनी ब्लैक ड्रैगन वेव को छोड़ पाता, बर्गेस द्वारा फेंकी गई चट्टान ने उसे अंधेरे में जकड़ लिया था। इसी तरह रीजू की योजना वैन ऑगर्स द्वारा उसके बख्तरबंद सूट पर की गई 2 गोलियों से विफल हो गई। जेट शूज जो उसे उड़ने में सक्षम थे, बेकार हो गए और वह समय पर उड़ान नहीं भर सकी। जब वह उड़ नहीं सकी तो वह छायाओं के रसातल की शक्तिशाली चूषण शक्ति की दया पर थी। ऋतु के साथ वे सदमे से चीखते हुए रसातल में खींच लिए गए। जहां तक महेश और डोरोनी का सवाल है, वे इस हमले का विरोध करने में असमर्थ थे। वे सभी 6 लोग जमीन के नीचे अंधेरे में समा गए, जिससे यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि क्या वे सभी मर गए थे। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80455475। जब ईशान और अन्य 5 लोग अंधेरे मार्ग में समा गए तो टीच ने अंततः इसका विस्तार रोक दिया और धीरे धीरे छाया को वापस ले लिया। जैसे जैसे परछाइयां छंटती गईं, 500 मीटर के दायरे में का इलाका पूरी तरह से खाली हो गया। बंदरगाह पर जो घर और जहाज कभी खड़े थे, वे सब अब गायब हो चुके थे। सौभाग्यवश क्षेत्र में सभी लोगों ने लड़ाई की शुरुआत से ही खतरे को भांप लिया था और दूर भाग गए थे, इसलिए कोई अन्य पीड़ित नहीं हुआ। घटनास्थल पर केवल ब्लैकबियर्ड के समुद्री डाकू दल के लोग ही बचे थे। टीच की पीठ पर अभी भी साये छाए हुए थे और लाफित डर से कांपता हुआ उसकी ओर बढ़ा और बोला, मुझे लगा था कि अब हम खत्म हो गए हैं, लेकिन शुक्र है कैप्टन, आप सबसे ज्यादा आश्वस्त करने वाले हैं। इस समय लाफित काफी दुखी लग रहा था। इयान की बैंगनी लपटों ने उसे घायल कर दिया था और उसके सारे कपड़े जल गए थे। उसके पास अपनी आखिरी रक्षा पंक्ति की रक्षा के लिए बस थोड़ा सा आवरण बचा था। फिर भी उसका शरीर जलने से ढका हुआ था और वह मुश्किल से सीधा चल पा रहा था। वैन ऑगर भी वहां आ गया। उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। उस समय इयान की ब्लैक ड्रैगन वेव उसका पीछा कर रही थी। उसके सिर पर जो टोपी थी वह झुलस गई थी और उसके बालों से जलने की गंध आ रही थी। उसने अपना हथियार पकड़ा और बोला, लगता है किस्मत नहीं चाहती कि हम यहां अलग हों। खांसी खांसी। डॉक्टर क्यू खांसते हुए मुंह से खून थूकते हुए बोला, लगता है किस्मत हमारे साथ है। हालांकि टीच गंभीर भाव के साथ चुप रहे। क्या हुआ कैप्टन? बर्गेस पास आया और पूछा। अचानक टीच बोल उठा, इस तकनीक में एक कमजोरी है। जो चीजें अवशोषित हो जाती हैं, उन्हें अंततः मुक्त होना ही पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं पता कि वे अंदर ही मर जाएंगी या नहीं। अगर मुक्त होने पर वे जीवित हैं, तो वास्तव में टीच के डार्क होल पाथ, ब्लैक होल के नाम में पाथ इसी कारण से है।
डार्क फ्रूट की शक्ति ने उसे ब्लैक होल जैसा एक गुरुत्वाकर्षण स्थान बनाने की अनुमति दी, लेकिन इस स्थान में कुछ भी स्थायी रूप से मौजूद नहीं रह सकता था। सच कहूं तो टीच ने केवल अपने शरीर की परछाई का उपयोग उन सभी चीजों को भेजने के लिए किया जो अंदर खींची गई थीं, इसलिए अंत में उन्हें उन्हें मुक्त करना पड़ा। अगर वह कोई साधारण इंसान होता तो टीच को शायद इतनी चिंता न होती, लेकिन ईशान के शक्ति प्रदर्शन ने उसे असमंजस में डाल दिया था। उसे नहीं पता था कि ईशान उस अंधेरी गुफा में जिंदा बचेगा भी या नहीं। जब लाफिट ने टीच से पूछा कि वह कितनी देर तक टिक सकता है, तो उसने झट से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। टीच का शरीर पहले से ही तनाव महसूस कर रहा था और अपनी मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में उसकी ऊर्जा जल्दी ही खत्म हो जाएगी। खैर, हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा, डॉक्टर क्यू ने खांसते हुए चुप्पी तोड़ी। अंधेरे ने ईशान को घेर लिया था, उसे एक काले शून्य में ढक लिया था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, अपने हाथ भी नहीं। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां रोशनी नहीं थी, फिर भी अजीब बात यह थी कि ईशान सांस ले पा रहा था। कुछ भी न देख पाने की शुरुआती घबराहट के बाद ईशान ने अपनी मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल किया और अपनी धारणा के क्षेत्र को अधिकतम तक बढ़ाया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह एक अजीब जगह पर था और उसकी धारणा के भीतर कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। ईशान ने अपनी अनुभूति में कई तरह की वस्तुएं देखीं, जिनमें एक जहाज का मस्तूल भी शामिल था जो उसके मानसिक क्षेत्र से टकरा रहा था। जैसे जैसे उसने अपने मानसिक क्षेत्र का विस्तार किया, उसे और भी कई वस्तुएं दिखाई देने लगीं, जिनमें ज्यादातर इमारतें और जहाज थे, उस बंदरगाह से जहां वह अंदर गया था। ये वस्तुएं अब तेज गति से घूम रही थीं, टकरा रही थीं और एक दूसरे को जबरदस्त बल से धकेल रही थीं। हालांकि ईशान जानता था कि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि वह भंवर की बढ़ती ताकत को महसूस कर सकता था, जिसका मतलब था कि उसे केंद्र की ओर खींचा जा रहा था जहां सब कुछ एक साथ दब रहा था। लगातार दबाव और दबाव के कारण वह कुचला भी जा सकता था। तभी इयान की नजर एक मानव जैसी वस्तु पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यह उसका साथी है। उसने तुरंत अपने शरीर को नियंत्रित किया और उसकी ओर बढ़ा। इस विचित्र स्थान में घूमना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा महसूस होता था जैसे हम शून्य गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में हों, जहां हल्का सा बल भी किसी को उड़ा सकता था। सौभाग्य से ईशान राघव चौहान के साथ काफी समय से था और उसकी शून्य गुरुत्वाकर्षण क्षमता का अनुभव कर चुका था। इसलिए उसने जल्दी से खुद को ढाल लिया और अपनी ओर उड़ते हुए एक पत्थर का इस्तेमाल करके खुद को बाहर धकेला और उस व्यक्ति की ओर सरक गया। उसने उस व्यक्ति को गले लगाया और पहचाना कि वह रीजू या ऋतु में से कोई एक था, लेकिन वह देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था। पहले तो वह व्यक्ति थोड़ा संघर्ष करता रहा, लेकिन फिर शांत हो गया। ईशान ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाई और उसे अंदाजा हो गया कि सामने वाला व्यक्ति भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है। उसे यह जानने के लिए कि वह कौन है, उसे छूना पड़ा। उसने पहले चिकनी और लंबी टांगों को छुआ, लेकिन रीजू और ऋतु दोनों की टांगें मुलायम और लंबी थीं, इसलिए वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार जब उसने छाती को छुआ तो उसे एक बड़ा और मुलायम पिंड दिखाई दिया। उसने उसे दबाया और अनुमान लगाया कि वह एक जी-कप था, जिसका मतलब था कि वह रीजू था। उसके पास उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि रीजू ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ईशान को गुस्सा नहीं आया और उसने रीजू का हाथ पकड़कर उसके सिर पर रख दिया। रीजू ने जब उसकी टोपी का आकार महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि वह रीजू ही है और उसने विरोध करना बंद कर दिया।
उसने ईशान को अपनी कमर पकड़ने दी। अब जब उसे एक साथी मिल गया था तो उसे बाकी साथियों को भी ढूंढना था। ऋतु, महेश और डोरोनी हकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, जिससे उनके लिए इस अंधेरी जगह में किसी को भी ढूंढना नामुमकिन था। ईशान को उन्हें खुद ढूंढना था। जहां तक आरव का सवाल है, ईशान चिंतित नहीं था क्योंकि आरव केनबुनशोकु हकी में कुशल था, लेकिन वह ऑब्जर्वेशन हकी की तुलना में कॉन्करर्स हकी का उपयोग करने में बेहतर था। इसलिए वह इस स्थिति में ईशान की तरह कुशलता से इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकता था। हालांकि जैसे ही ईशान कोई कदम उठाने वाला था, उसका दिमाग अचानक खाली हो गया और वह कांपने लगा। यह पहले डॉक्टर क्यू से जहरीली गैस थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जहरीली गैस इतनी तेज होगी। ईशान पहले भी खुद का इलाज करने के लिए अपनी ट्विन सेक्रेड रिटर्न शील्ड का इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इस तकनीक की एक खामी यह थी कि उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगता था। हालांकि वह तुरंत टीच के ब्लैक होल में समा गया, जिससे उसने अनजाने में अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि उसने बहुत अधिक जहरीली गैस नहीं ली है और थोड़ा उपचार ही काफी होगा, लेकिन कौन जानता था कि इस समय जहर अचानक फिर से भड़क उठेगा। बेशक जहर की इतनी मात्रा ईशान को नहीं मार सकती थी। जहर एक ऐसी चीज है जिसकी विषाक्तता को मापना मुश्किल होता है, और हालांकि जहरीली गैस तेज थी, फिर भी वह ईशान को नहीं मार सकी। हालांकि इससे ईशान भी असहज महसूस कर रहा था और उसे जल्द से जल्द दूसरों को बचाना था। विषाक्तता के बढ़ने से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। इयान की गोद में बैठी रीजू ने उसकी परेशानी तुरंत भांप ली। वह चतुर थी और उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हो रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के रीजू ने आगे बढ़कर इयान की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और खुद को उसके करीब खींच लिया। फिर एक नरम और कोमल स्पर्श के साथ उसने अपने गर्म कोमल होंठ उसके होठों से सटा दिए। अगला अध्याय मेरे पैट्रियन पेज पर निःशुल्क सार्वजनिक है। पोस्ट 80502850। जैसे ही ईशान ने अपने होठों पर उसके कोमल होठों को महसूस किया, उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। औरतों के मन की बात का अंदाजा लगाना वाकई मुश्किल होता है। पहले जब उसने रीजू की पहचान की पुष्टि के लिए उसके शरीर को छुआ था तो उसने उसे हल्के से थप्पड़ मारा था, लेकिन अब वह चुंबन की शुरुआत कर रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रही है। यह जानते हुए भी कि रीजू उसके शरीर से अवशिष्ट विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने में उसकी मदद कर रहा था, ईशान इस तरह के अंतरंग विषहरण विधि के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। अंधेरे में उसने सहज ही उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि वे एक दूसरे के चेहरे नहीं देख पा रहे थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से निकलती गर्मी महसूस कर रहे थे। जैसे ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर से कुछ बाहर खींचा जा रहा है, उसे जो चक्कर आ रहा था वह तुरंत गायब हो गया। रीजू द्वारा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के बाद उसे एहसास हुआ कि ईशान अभी भी उस पल को जी रहा था, लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराई और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिससे वह बहकने से बच गया। ईशान को कुछ स्पष्टता प्राप्त हुई और उसे एहसास हुआ कि यह खेलने का समय नहीं है, इसलिए उसने तुरंत रीजू को अपने करीब खींच लिया और उस स्थान की ओर बढ़ गया जहां उसने पहले दूसरों को देखा था। इस अजीब जगह में सांस लेना कोई समस्या नहीं थी, शायद इसलिए क्योंकि टीच ने बाकी सब कुछ अंदर लाते समय हवा को अंदर खींच लिया था। लेकिन कौन जानता था कि अंदर की हवा कब गायब हो जाए, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। ईशान को दूसरा व्यक्ति डोरोनी मिला, जो इधर उधर नाच रहा था। जब ईशान ने उसे पकड़ा तो वह चौंक गया और उस पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि क्या हो रहा है और वह आज्ञाकारी होकर ईशान के पीछे चला गया।
एक एक करके ईशान ने आरव को ढूंढ लिया, महेश को ढूंढ लिया, लेकिन जब उसने ऋतु को ढूंढने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उसे भंवर के केंद्र की ओर खींचा जा रहा है। इस अजीबोगरीब जगह में कुछ समय बिताने के बाद ईशान को धीरे धीरे एहसास हुआ कि यह भंवर असल में गुरुत्वाकर्षण के कारण था। वे केंद्र के जितना करीब पहुंचते, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होता और अंततः यह सब कुछ संकुचित करके उसे कुचलकर शून्य बना देता। इसलिए ईशान लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही उसे रॉबिन की स्थिति का एहसास हुआ, वे पांचों हाथ पकड़कर उसे बचाने के लिए बीच की ओर दौड़ पड़े। आरव को अंधेरे माहौल की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना एक हाथ खोलकर अपनी सफेद आंख से उस जगह में थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश की। हालांकि उसकी यह क्षमता काम कर गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी हथेली पर लगी सफेद आंख से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। इस समय रॉबिन की स्थिति गंभीर होती जा रही थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न अत्यधिक दबाव पहले से ही उस पर असर कर रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसे केंद्र की ओर खींचा जा रहा है और जैसे ही वह गहरे क्षेत्र में पहुंचती, उसका पूरा शरीर कुचला जाता। क्या मैं मर जाऊंगी? क्या यही है? ऋतु ने सोचा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अजीब बात है, उसे शांति महसूस हो रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने कई साल पहले ही मौत को स्वीकार करना सीख लिया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने भाग्य को स्वीकार किया, उसने महसूस किया कि कोई चीज उसकी कमर के चारों ओर लिपट गई है और उसे ऊपर की ओर खींच रही है। शुक्र है कि ईशान ने बीच बचाव किया। टीच के ब्लैक होल ने निर्माण सामग्री से भरा टनों मलबा अंदर खींच लिया था। ईशान ने तुरंत सुधार किया और लोहे की रेत वाली तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके लोहे के तत्वों से भरी रेत को बाहर निकालने के लिए एक लोहे की रेत की चाबुक बनाई। उसने उसे नियंत्रित किया और उसे बाहर निकाला, आखिरकार ऋतु को वापस खींच लिया। केंद्र से दूर जाते ही ऋतु ने तुरंत सांस ली, यह जानते हुए कि यह ईशान था जिसने उसे बचाया था। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने पाया कि वह आवाज नहीं निकाल सकती। ऐसा प्रतीत होता था कि यह विचित्र स्थान समस्त प्रकाश और ध्वनि को अवशोषित कर रहा है। लेकिन फिर भी वे 6 लोग अंततः पुनः एक हो गए। हालांकि स्थिति अभी भी अच्छी नहीं थी और वे अभी भी भंवर के केंद्र की ओर खींचे जा रहे थे। ईशान ने लोहे का रेत का चाबुक बढ़ाया और हर व्यक्ति की कमर में रस्सी बांध दी ताकि वे अलग न हो जाएं। अंधेरे में ईशान गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह अपने इन क्षेत्र से इमारत के मलबे और मिट्टी की हलचल को भांपकर केंद्र के स्थान का अनुमान लगा सकता था। अपना हाथ ऊपर उठाते हुए ईशान ने केंद्र की ओर एक काले ड्रैगन की लहर छोड़ी, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन बिना किसी प्रतिध्वनि के समुद्र में डूबते पत्थर की तरह गायब हो गया। इयान का दिल तुरंत बैठ गया। इयान की डार्क फ्रूट की शक्ति की समझ के अनुसार, हालांकि भंवर का केंद्र प्रबल गुरुत्वाकर्षण वाला स्थान था, फिर भी वहां जो कुछ भी खींचता वह संकुचित होकर कुचल जाता। इसलिए मध्य क्षेत्र खतरनाक तो था, लेकिन साथ ही यह निकास द्वार खोलने की सबसे संभावित जगह भी थी। अगर वे बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हें भंवर के केंद्र में जाना ही पड़ता। वैकल्पिक स्थान का गुरुत्वाकर्षण अविचल था, उन्हें उनके विनाश के और करीब खींच रहा था। इस घातक खिंचाव से बचने का रास्ता खोजते हुए इयान का दिमाग तेजी से घूम रहा था। उसे डोरडोर फ्रूट याद आया, जो CP9 के एजेंट ब्लूनो का शैतानी फल था, और ऑप फ्रूट जो ट्राफल्गर लक्ष्य का शैतानी फल था। दोनों ही अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की क्षमता रखते थे, लेकिन डार्क फ्रूट अलग था। डार्क हॉलो में वैकल्पिक स्थान टीच द्वारा नियंत्रित था और उसकी